साल 1991 जब भारत पर इतना बड़ा आर्थिक संकट था और यह संकट किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देने वाला था और देश के पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने का पैसा बचा था, जैसी हालत अभी श्रीलंका की थी। आखिर कैसे भारत उस पायदान पर खड़ा हो गया और कैसे उस नाजुक वक्त से फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने न सिर्फ देश को उस संकट से उबारा बल्कि भारत आज वर्ल्ड की टॉप 5 क्लास की अर्थव्यवस्था में शामिल है। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 44 साल बाद देश पर इतना बड़ा आर्थिक संकट कि देश के पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने का पैसा बचा हो। आखिर देश ऐसी कगार पर कैसे पहुंच गया? जो भारत 1991 में कुछ ही दिनों में दिवालिया घोषित होने वाला था, वह अचानक कैसे आर्थिक जगत में कामयाबी के पायदान की सीढ़ी चढ़ता गया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसे समझने के लिए हमें शुरुआत में आज़ादी के वक्त में पहुंचना होगा। वक्त था 15 अगस्त 1947 का, जब भारत आज़ाद हुआ। तब हम एक कंपनी के राज को देख चुके थे और उसका अनुभव भी कर चुके थे, और वह कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस वक्त भारत के नेता बहुत संभल कर कदम रख रहे थे कि आखिर फिर कोई कंपनी बाहर की हमारे देश में आकर हम पर राज न करे। इस बात को लेकर नेता बहुत चिंतित थे, इसलिए विदेशी निवेश को आमतौर पर अवॉइड किया जा रहा था। आज़ादी के बाद 47 के गदर ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया और अंग्रेजों ने भी। भारत के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वह नए उद्योग लगा सकें। उस वक्त निर्माण की लघु उद्योग इकाइयां भी सरकार को खोलनी पड़ती थीं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, स्टील, टेलीकॉम। इन सब पर पब्लिक सेक्टर का राज होता, मगर यह सब बड़ा फाइनेंस, इस सब को खोलना पड़ता सरकार को। कुछ 4-5 प्राइवेट बड़ी कंपनियां थीं। इसके अलावा भारत में बड़ी इंडस्ट्रीज खोलना बहुत मुश्किल था, जिसमें पहला कारण तो था पैसा और इन्वेस्टमेंट, दूसरा कारण था लाइसेंस। भारत में उस वक्त लाइसेंस मिलना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंडस्ट्री क्लियरेंस में बहुत सारे चेकआउट व ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व रहते थे और इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी था। इसलिए उस समय को लाइसेंस राज भी कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त में लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल था। उस वक्त सरकार की भी यही प्रायोरिटी होती कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी को ज़्यादा बड़ा न होने दिया जाए। और इसी कारण कोको कोला, IBM जैसी कंपनी को 1970 के दशक में कंपनी को ताला लगाकर देश से बाहर जाना पड़ा। ऐसा इंडस्ट्रीज की धीमी गति के कारण हुआ, क्योंकि देश में कंपनियों की ग्रोथ स्लो हो रही थी और इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी और हम एक बड़े वित्तीय संकट की तरफ बढ़ रहे थे। और यह वित्तीय संकट 1985 के बाद और तेजी से बढ़ता गया, क्योंकि उस वक्त भारत का सबसे बड़ा सपोर्टर था रशिया, जो उस वक्त USSR कहा जाता था, जिसमें 14-15 देश की एक यूनियन थी और वह यूनियन खत्म हो गई और रशिया 14-15 देशों में विभाजित हो गया। भारत के साथ जो रशिया के करार यानी बॉन्ड थे, कुछ समय के लिए अव्यवस्थित यानी डिस्टर्ब हो गए। कुछ साल बाद गल्फ कंट्रीज के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग में 32 देशों ने अगुवाई की, जिसमें US भी शामिल था। क्योंकि गल्फ कंट्रीज से ही भारत का पेट्रोलियम आता था, लिहाजा उस समय पेट्रोलियम महंगा हो गया, सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं, इंपोर्ट्स काफ़ी महंगे हो गए, भारत का वित्तीय संकट और बढ़ गया। साल 1990 में भारत के हालात इतने नासाज हो गए कि भारत के पास सिर्फ
2,500 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज ही बचा था। इंपोर्ट्स करने के लिए साल 1991 में भारत में जो सरकार बनी थी वह माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की सरकार, जो कि उस वक्त संसद में मजबूत नंबर ऑफ रेट्स में नहीं थी। सरल शब्दों में अगर समझें तो उसके पास अपने सांसदों का संख्या बल तो था ही नहीं, इसके साथ ही वह कई सारे गठबंधन पार्टियां साथ में होने के कारण अस्थिर चल रही थी। फरवरी 1991 में चंद्रशेखर सरकार पार्लियामेंट में बजट भी पास नहीं कर पाई और इसी कारण फॉरेन रेटिंग एजेंसी ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को बहुत नीचे गिरा दिया, जिससे भारत को कर्ज मिलने में बहुत परेशानी होने लगी, या यूं कहें मुश्किल हो गया। इसी परेशानी का हल करने के लिए आरबीआई गवर्नर और इंडिया के वित्त मंत्री दौड़ कर गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के पास पैसा मांगने। और जब वह पैसे के लेन देन की बात कर ही रहे थे तो उसी समय राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। उसी कारण चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो उस वक्त आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के बीच पैसों के लेन देन की बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप किस सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भारत में सरकार तो गिर चुकी है, हम किसको पैसा देंगे? तो इन सब परिस्थितियों में भारत को पैसे की जरूरत थी और भारत को फोकस करना चाहिए था अपनी आर्थिक स्थिति पर। तब भारत को फोकस करना पड़ा आम चुनाव पर। एक वक्त 1991 में ऐसा भी आ गया, भारत में फिर से चुनाव हुए, आम चुनाव हुए। 1991 में 3 चरणों में 20 मई, 12 जून और 15 जून को आम चुनाव हुए। कांग्रेस, भाजपा और राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल एस वामपंथियों मोर्चे के गठबंधन के बीच त्रिशंकु मुकाबला था। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वोटिंग के पहले दौर के ठीक एक दिन बाद हत्या कर दी गई और ये हत्या एलटीटीई ने तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में चुनाव प्रचार के दौरान की। हत्या के बाद जून के मध्य तक चुनाव को स्थगित कर दिया गया। पंजाब में लोकसभा चुनाव बाद में कराए गए, जबकि जम्मू कश्मीर में आम चुनाव हुए ही नहीं। उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन थे, जो बेहद कड़क हुआ करते थे। 15 दिन चुनाव टालने के बाद 12 जून और 15 जून को दूसरे और तीसरे चरण का मतदान हुआ, जिसमें 57% वोट पड़े। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 232 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। जनता दल को सिर्फ 59 सीटें मिली। 21 जून 1991 को कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पीवी नरसिम्हा राव ने सरकार बनने का कोई जश्न नहीं किया और अगले दिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाकर पूछा, क्या वास्तव में भारत की हालत ऐसी है जैसा मैं अखबार में पढ़ रहा हूं? तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने जवाब दिया, नहीं साहब, भारत की हालत उससे भी ज्यादा खराब है जितना आपको पता है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने का पैसा बचा है और अगर जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो हो सकता है भारत को दिवालिया घोषित कर दिया जाए। पीवी नरसिम्हा राव ने उस वक्त तत्काल आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रह चुके और फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके मनमोहन सिंह से कहा, आप आज से फाइनेंस मिनिस्टर हैं, भारत को आपको इस वित्त संकट से बाहर निकालना है। और अगले 1 महीने में मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसी चीजें की जिसने भारत के वक्त को पलट कर रख दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे पहले
सबकी अपेक्षाओं के विरुद्ध जाकर भारतीय रुपयों को डॉलर के मुकाबले 20% नीचे गिरा दिया। सोचो जरा, जब भारत का एक रुपया 1 या 2% नीचे गिरता है तो कितना हल्ला गुल्ला होता है। तब सब यह सोच रहे थे कि आखिर यह सरकार क्या कर रही है, मगर रुपए का गिरना उस वक्त जरूरी था क्योंकि इंपोर्ट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना था। दूसरा कदम जो मनमोहन सिंह ने उठाया वह था 47 टन गोल्ड फॉरेन बैंक में गिरवी रखना। गोल्ड को एयरलिफ्ट करके यहां से ले जाया गया और फॉरेन बैंक में उसके बदले पैसा उधार लिया गया ताकि तत्काल रूप से भारत को संभाला जा सके। भारत के वित्त मंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह ने एक बजट पेश किया जिसमें उन्होंने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग किया, जिसमें से 1991 में इंपोर्ट करने पर रिट्रैक्शन था और कुछ आइटम की एक सूची थी, उन्हें ही इंपोर्ट किया जा सकता था। मनमोहन सिंह ने उस सूची को हटा दिया और एक नई नेगेटिव सूची तैयार की जिसमें कहा गया कि ये आइटम को छोड़कर आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर सकते हो। फॉरेन से आने वाले इन्वेस्टर को भारतीय कंपनियों में 51% तक निवेश करने की छूट दे दी गई। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया और 80% कंपनियों को लाइसेंस सिस्टम से बाहर कर दिया गया और एक आज़ादी दे दी गई कि आप इंडस्ट्रियां खोल सकते हैं। बड़ी कंपनियों को एक्सपेंड करने के लिए जो अप्रूवल लेने पड़ते थे उन्हें खत्म कर दिया गया और कहा गया कि आप फ्रीडमली एक्सपेंड कर सकते हैं। 1991 से पहले कुछ एरिया को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया था, उनको आबलिश कर दिया गया और उन सारे एरिया को ओपन कर दिया गया और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थीं पहले गवर्नर से अप्रूवल लिया करती थीं, उन अप्रूवल को हटा दिया गया और उन्हें ऑटोनॉमी और फ्रीडम दे दी गई एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए। अब सब चीज़ों का पब्लिक सेक्टर पर, इन सब चीज़ों का पब्लिक सेक्टर पर क्या असर पड़ा? 1991 से पहले हम सिर्फ एम्बेसडर और प्रीमियम पद्मिनी कार को देखा करते थे, मगर बाद में टोयोटा, होंडा, हुंडई कंपनियों की कार देखने को मिली। उससे 1991 से पहले टीवी में केवल बीपीएल और ओनिडा आते थे, बेल्टेक आते थे, लेकिन उसके बाद हमने सैमसंग, सोनी, सेंसुई, एलजी जैसे ब्रांड देखे आने लगे भारत में। हम 1991 से पहले कोका कोला, पेप्सी और जो है मैकडी, ये सब चीज़ें नहीं खाते थे। 1991 के बाद हम पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, मैकडी का बर्गर ये सब खाने लगे। चैनल के नाम पर सिर्फ हम दूरदर्शन देखते थे और 1991 के बाद में सोनी टीवी, जी टीवी और स्टार टीवी जैसे तमाम चैनल हम देखने लगे। टेलीकॉम सेक्टर में, मोबाइल में, मॉल में, कपड़ों में, जूते में, चप्पल में, यहाँ तक कि एयरलाइंस में भी फॉरेन कंपनी और फॉरेन ब्रांड का पैसा आया। नई इंडस्ट्रीज खुली, लोगों को नौकरियां मिली और इंडिया की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय बाजार बहुत बड़ा था, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आ चुका था और फॉरेन ब्रांड्स जो यूरोपियन देशों में और पश्चिमी देशों में अपना बिजनेस कर रहे थे वह तरबतर हो चुके थे। उन्हें एक्सपेंड करना था, एक्सप्लेन करने के लिए मिल गए नए बाजार और भारत को मिल गया इससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज और पैसा। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को भारत में आने वाली सरकारों ने भी कंटिन्यू रखा और इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया और इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया के 5वें बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। कहाँ एक तरफ भारत डिफॉल्टर होने वाला था, कहाँ हम 5वीं अर्थव्यवस्था में शामिल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 1991 के बजट भाषण में अंतिम में कहा था, नो पावर कैन स्टॉप एन इंडिया हुज टाइम हैज कम। भारत को उस वक्त बदलने की जरूरत थी और वह समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बदल दिया।
अब इस पर आप अपनी राय में क्या कहेंगे, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।